Okay. Yes, ma'am. Okay, in this chapter number 5, industries. इंडस्ट्रीज का मतलब पता ही है, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे जो चीजें आती है वो बन के फाइनल गुड में तैयार होती है. इंडस्ट्रीज इज अ प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल्स come and used for making the final product. Students, everyone, mute your mic. Okay? अब देखो कि क्या क्या बनता है इंडस्ट्रीज में, होता क्या क्या है, क्या क्या काम होता है. थोड़ा सा हम इसके बारे में आज नॉलेज लेते हैं. अब जैसे मान लो कि मुझे बुक है, मेरे पास वो जो बुक है उस बुक को बनाना है. तो बुक तो ऐसे ही हाथ में नहीं आ गई, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो सबसे पहले क्या होता है, कट डाउन. क्या कट डाउन? ट्रीज को कट डाउन किया जाता है पेपर बनाने के लिए. पेपर कैसे मिलेगा? हमने ट्रीज को कट डाउन किया और कहाँ उसको ले गए? पल्प मिल तक. पल्प मिल तक ट्रांसपोर्ट करके ले गए और वहां पे जो लकड़ी हम लेके गए थे उसका होता है प्रोसेसिंग. ठीक है. और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है पल्प मिल में, वुड पल्प में, यानी कि वुड को पल्प में कन्वर्ट करके पल्प मिल में किया जाता है. फिर क्या होता है कि उस वुड पल्प में केमिकल्स को मिक्स किया जाता है और फिर तब जाके वो पेपर बनता है. पेपर बनने का काम कहाँ पे होगा? मशीन में होगा पेपर बनने का काम. अब क्या हुआ कि पेपर तो बन गया, लेकिन उसकी प्रिंटिंग भी तो करनी है, उस पर लाइनिंग भी तो बनानी है, इंक भी तो लगाना है. तो वो जाएगा कहाँ? प्रेस में. प्रेस में क्या होगा? इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स. वहाँ पे लाइंस जो हैं वो सारी प्रिंट होती है पेजेस पे और फिर होती है उसकी बाइंडिंग. बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक. सारे पेजेस को बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है नोटबुक का फॉर्म में. और फिर उसकी होती है पैकेजिंग और पैकेजिंग के बाद आता है मार्केट और मार्केट से हम उसको यूज करते हैं. तो हमने क्या देखा कि पहले ट्रीज को कट करना और जो लकड़ियां थी उसको पल्प मिल में ले जाके वहां पर उन लकड़ियों से पल्प को निकालना. पल्प निकालने के बाद उसमें केमिकल मिक्स करके उसको पेपर में चेंज कर देना मशीन के द्वारा. और पेपर बनने के बाद प्रेस में गया. प्रेस में जाके क्या काम होगा कि वो प्रिंटिंग, लाइन प्रिंटिंग होगी और फिर उसके बाद सारे पेपर को मिला के बुक बाइंडिंग होती है. बुक बाइंडिंग के बाद पैकेजिंग और फिर मार्केट. ये सारा काम होता है कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में. सारा काम होता है इंडस्ट्रीज में. तो इंडस्ट्रीज क्या हुई? सेकेंडरी एक्टिविटी हुई. अगर ये सेकेंडरी एक्टिविटी है तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है जो वुड कट किया गया था फॉरेस्ट से. प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्ट हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर में, द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड. तो वुड कहाँ से रिलेटेड है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है. फॉरेस्ट कहाँ से रिलेटेड है? लैंड से रिलेटेड है. वुड तो हमने ले लिया एज अ रॉ मटेरियल. प्राइमरी एक्टिविटी हमेशा हमें रॉ मटेरियल देती है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम, रॉ मटेरियल्स को आगे उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम करती है इंडस्ट्रीज. सो सेकेंडरी एक्टिविटी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इट इज a process, a system by which raw material change into final goods. For the example, paper. Paper was the final good and pulp was the first, यानी कि primary good. Clear? तो pulp और पेपर यानी पल्प और बुक का रिलेशन क्या है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच में, एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, बार बार नहीं बताऊंगी. जैसे पूछो कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए रॉ मटेरियल. सेकेंडरी एक्टिविटी तुरंत दिमाग में आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का काम. मैम प्राइमरी मतलब कि जो सीधा मेन सोर्स से आता है. बिल्कुल, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? सीधे लैंड से मिलता है. और सेकेंडरी एक्टिविटीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सारे रॉ मटेरियल ले जाके रख दिए जाते हैं. और वो बेटा अभी हम बीच बीच में इस तरह से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. आप लिख लो, एक लाइन में लिख लो, हम इसको डिस्कस करेंगे. अभी जरा से इसको समझ लो पहले. फिर क्या होता है
कि सेकेंडरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग, हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल चेंज होता है फिनिश्ड गुड में, यानी कि फाइनल गुड्स में। फाइनल गुड्स में जब चेंज होता है यानी कि उस रॉ मटेरियल में फिनिश्ड प्रोडक्ट में वैल्यू आ जाती है और उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। यूटिलिटी मतलब कि उसका जो यूज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया है फाइनल गुड में। क्लियर? अब उसका क्या है, अब आगे देखते हैं। अब इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे करोगे? इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ कि जो हमारा पल्प था, जो कि हमने वुड से निकाला था, उस पल्प को हमने फाइनली प्रोड्यूस कर दिया बुक में। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद, रिलेटेड विद गुड्स प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझो। ये क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में गुड प्रोडक्शन तो होता है, सबको पता है। हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो सब इंडस्ट्री से बन के आए हैं। लेकिन ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है? तो देखो, इसका ये है कि जैसे ओर होता है, आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर एकदम रॉ मटेरियल है। और जहां भी लगा है आप ये समझना कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों है? क्योंकि हम जो लैंड से ग्राउंड के अंदर से जो निकालते हैं वो ओर के फॉर्म में निकलता है। लेकिन जब आयरन ओर सरफेस पे आता है तो ये जाता है इंडस्ट्रीज में, और उस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसमें से निकाला जाता है आयरन। समझे? तो आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल एंड आयरन इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को निकालना, कहां से निकालना? उसके रॉ मटेरियल से, ओर से। तो ये भी किस में आता है? इंडस्ट्री में आता है। एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज। टूरिज्म इंडस्ट्रीज कैसे हो गया? ये इंडस्ट्रीज में कैसे आएगा? आप देखो कि ये टूरिज्म का मतलब सर्विस सेक्टर से इसको जोड़ के नहीं देखोगे, मतलब कि ओवरऑल ये एक इंडस्ट्रीज है जहाँ से लोग जो है बाहर से आते हैं और अपना टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं, उस तरह के ये भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो आती है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री के फॉर्म में। कुछ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। तो ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियरली समझ लेना। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्रीज के। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हमने इसमें क्या देखा? फर्स्ट में कि इंडस्ट्रीज में क्या काम होता है, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री का प्रोसेस हमने समझा। फिर हमने समझा सेकेंडरी एक्टिविटी को। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझा। और फिर हमने देखा एग्जाम्पल्स, इसको डिफाइन करेंगे कैसे, इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। कम टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, अब उसका क्लासिफिकेशन करना है, वो कैसे होगा? देखो, हमेशा याद रखना 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। एक मिनट, first is on the basis of raw material, on the basis of size and ownership। 3 बेस पे इंडस्ट्रीज को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। क्लियर? अब रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल में क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है, और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, और उसमें भी जो थर्ड वन है दैट इज मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल के बेस पे है। क्लियर? अब देखो कैसे, जो
जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं ये समझ लो। तो आपको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिला, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में मिनरल से जो हम लोग को आयरन ओर और इन सब से जो हमें इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल मिलता है। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में सी और ओशन से जो चीजें मिलती हैं उससे उसका जो आगे यूज होता है, जैसे फिश से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे, अभी सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में समझ लो। एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट से जो चीजें मिलती है, जैसे हमने पल्प का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल, यहां से हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, एज देयर रॉ मटेरियल। इस इंडस्ट्री से प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और फिर इंडस्ट्री जो है ये तैयार करती है, क्या तैयार करती है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सब कहाँ से आते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से मिल गया प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल से जितने भी सामान मिले थे वो सारे चले गए इंडस्ट्रीज में, वहां से बन के चीजें तैयार हो गई। क्लियर। कम टू द सेकेंड पॉइंट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर ये यूज करते हैं मिनरल ओर्स को। यहाँ का रॉ मटेरियल क्या हुआ, हमेशा याद रखना उस जगह का रॉ मटेरियल दैट इज मिनरल ओर, मिनरल ओर्स, ठीक है। अब इस जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया आयरन ओर का, ठीक है। आयरन ओर से हमने क्या निकाल लिया, आयरन, और आयरन जो है वो जितनी भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे कैसे यूज होता है, वहां पे यूज होता है आयरन का। आप जानते हो ना, जितने भी मशीन वगैरह बनानी है, हेवी मशीनरी में, बिल्डिंग्स मटेरियल में, कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है, रेलवे कोचेस में, हर जगह आयरन का यूज है। आयरन इज द बेस ऑफ द इंडस्ट्री। क्लियर। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि रॉ मटेरियल हो गया मिनरल ओर, और उस मिनरल ओर से जो भी निकाला गया, ठीक है, तो उसका बनता है, उसका आगे मशीनरी वगैरह में ये सारी चीजों में बनता है। तीसरा क्या था, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या होगा, जो सी और ओशन से जो चीजें मिलती हैं, क्या मिलती है सी और ओशन से, ऑब्वियस सी बात है, फिश, मछली है तो मछली का फिश को उठा के सीधे मशीन में ले जाके थोड़ी डालेंगे, फिश से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और जितने भी सी फूड होते हैं तो वो क्या होता है, वो सब वहां से निकाली जाती है। मछली को हो गया, मछली को निकाला और उसको फूड वाले इंडस्ट्रीज में डाल दिया, है ना। तो वहां से क्या होता है, सी फूड बहुत सारे तैयार होते हैं। तो जो ये सी फूड है, ठीक है, या फिश ऑयल है, या इस तरह की जितनी भी चीजें बनती हैं जो सी और ओशन से मिलती हैं, वो सब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है। एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट से मिले हुए सामान, हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया पल्प का, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल्स कैसे आ गए, ये कहाँ से आ गए, तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट से कैसे मिलते हैं, जो ये जितनी भी हर्ब्स वगैरह होती हैं उसका मेडिसिन्स बनते हैं। आपको पता ही है कि जितने भी मेडिसिन्स बनते हैं उसमें कोई ना कोई इस तरह की चीजें मिली ही होती हैं, है ना। तो वो हर्ब्स कहाँ से मिला, फॉरेस्ट से मिला। फर्नीचर्स बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो ये सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है। तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल के बेस पे हमने हमारी इंडस्ट्रीज 4 तरह की हो गई, एग्रो, मिनरल, मैरीन एंड फॉरेस्ट। क्लियर। कम टू द अदर पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे क्या हुआ, अगर हम इंडस्ट्रीज की साइज के बेस पे बात करें तो 2 तरह की साइज आती है, आपको अच्छे से पता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी
ये साइज का बेस किस चीज पे बेस ये तैयार किया जाता है साइज का? क्या ऐसा थोड़ी होगा कि बोल इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी है ये वाली थोड़ी छोटी है, ऐसा नहीं होता है। ये साइज तैयार होता है कैपिटल इन्वेस्टेड पे, जो उसमें कैपिटल लगाया गया है, किसमें कितनी कैपिटल यानी कि मनी लगाई गई है, ठीक है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इसके बेस पे साइज तैयार होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि किस इंडस्ट्री से अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो लार्ज स्केल में आएगी, बहुत कम होता है तो स्मॉल स्केल, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम कॉटेज की बात करें, हाउस होल्ड, कॉटेज मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल तो लगता नहीं है, नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ये कौन सी इंडस्ट्री हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि द इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड नॉट बाय द मशीन एंड हाथ से तो बनती है और कौन बनाता है, बाय द आर्टिसंस मतलब जो आर्टिस्ट बनाते हैं या जो अपने घर के लोग बनाते हैं, मेंबर्स ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर बनाते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। और बास्केट वीविंग, अब एग्जांपल क्या क्या है, बास्केट वीविंग, पॉटरी और जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आप देखते हो ना घर में जो लेडीज होती है वो बहुत सारे बैग्स बना करके क्या करती हैं, वो अमेज़न्स वगैरह पे डाल देती हैं, तो ये सब क्या है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेकिन ये जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वर्क वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो ये 3 पॉइंट मैंने बताया, बेस मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि जिसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम होगा, है ना, तो ये सारी हो गई, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दूसरा, कौन सी, लार्ज स्केल, और ठीक इसकी जो अपोजिट है लार्ज स्केल है, जहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल यूज होता है ना, कैपिटल समझते हो ना, पूंजी यानी कि वेल्थ, धन बहुत ज्यादा यूज होता है, और टेक्नोलॉजी भी। तो देखो इन्वेस्टमेंट वर्ड याद रखना, टेक्नोलॉजी वर्ड याद रखना, कैपिटल याद रखोगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए, क्लियर। अच्छा, अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज का एग्जांपल क्या हो सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम किस तरह की इंडस्ट्रीज, पार्ले-जी बिस्किट्स हो गई, और ठीक है, तो ये जो बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। अब देखो यहाँ पे सिल्क वीविंग, सिल्क बनाने के जो कपड़े होते हैं, एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एवरीवन जस्ट गेट योर माइंड, ओके। तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अब एकदम से ये भी मत समझ लेना कि जो घर में बनी हुई चीजें हैं या जो घर के लोग बनाते हैं वो, कंपेयर करोगे जब दोनों इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे जैसे सिल्क बनाने का, सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज है, जस्ट वेट योर माइक क्लास, ठीक है। तो लार्ज और स्मॉल स्केल में इसको एक बार पढ़ लेना क्या है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ऑटोमोबाइल्स है और हेवी मशीनरी है, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह, तो ये सब मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए हैं, उसको ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट, ओनरशिप। ओनरशिप में क्या है, ओनरशिप का मतलब समझ लो पहले, मतलब जिस इंडस्ट्रीज में ओनर को देखा जाता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड यानी कि पब्लिक सेक्टर, और ज्वाइंट सेक्टर जिसको कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं। तो एक हो गया प्राइवेट,
पीवीटी प्राइवेट, दूसरा हो गया पब्लिक, पब्लिक को स्टेट ओन भी कहते हैं, और तीसरा हो गया ज्वाइंट सेक्टर, जो दोनों में मिलके बना है। ज्वाइंट को कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं। अब ऐसा ना हो कि मैं पेपर में दे दूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल दो तो कंफ्यूज हो जाना वहां पे। ये ध्यान रखना कि ज्वाइंट सेक्टर इज आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में ऑब्वियस सी बात है, नाम ही बता रहा है, जहाँ पे ओनरशिप कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा होती है। ओनरशिप और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब उसको ऑपरेट करने का काम कैसे होता है? दैट इज बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, रिलायंस, तो रिलायंस स्टार्ट करने वाले पहले तो एक ही लोग थे ना, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जहाँ से कहानी शुरू होती है रिलायंस की। आज मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं। तो जब किसी एक के द्वारा, या रिलायंस हो गया, या और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे पतंजलि है ना, पतंजलि को स्टार्ट करने वाले दो लोग। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी इंडस्ट्रीज होती है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप करती है और उसको ऑपरेट करती है। फॉर द एग्जाम्पल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, और जो ये भारत पेट्रोलियम गैस वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये सब क्या है जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप कर रही है। थर्ड होता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में ज्वाइंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्टेट की भी ऑनरशिप है और इंडिविजुअल्स की भी ऑनरशिप है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। मारुति उद्योग, मारुति उद्योग इसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को लर्न रखोगे क्योंकि ठीक है। तो मारुति उद्योग क्या है? एक ज्वाइंट सेक्टर एग्जाम्पल है। और हम इस तरह के एग्जाम्पल्स में और कौन कौन से हैं ज्वाइंट सेक्टर में जहाँ पे दोनों का है? तो देखो अभी आजकल के रिसेंट न्यूज़ में है कि जो रेलवेज है उसके बहुत सारे जो है ना, रेलवेज में बहुत सारे, पहले ये गवर्नमेंट की ऑनरशिप में था, पर अब वो प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप में आ गई है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं, पर आधी हो गई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों की म्यूचुअल ओनरशिप होती है। अब क्या है ज्वाइंट सेक्टर? हम समझ गए। कोऑपरेटिव सेक्टर, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स को सप्लायर कहा जाता है, और वर्कर्स। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में जिसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं और जिसमें वर्कर्स भी हैं, दोनों मिल करके इसको चला रहे हैं। आपको कोऑपरेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो ये दूध, आनंद मिल्क जो दूध है, जो गुजरात में स्टार्ट हुआ था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो जब इस तरह के वर्ड लगे हो ना, यूनियन लिमिटेड वगैरह, तो समझ जाना कि उसमें दो लोग काम कर रहे हैं। दो लोग कौन? जो सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स हैं और वर्कर्स हैं। सुधा डेयरी आर अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो ये हो गया, क्या हुआ? कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ओनरशिप के बेस पे हमने देखा प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ठीक है, प्राइवेट में एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पब्लिक में गवर्नमेंट, ज्वाइंट में आ गया कौन? ज्वाइंट में स्टेट भी और इंडिविजुअल भी, और जो आपका कोऑपरेटिव है इसमें प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये चारों कंपनी के एग्जाम्पल्स आप मुझे होमवर्क में करके कल दिखाओगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले। दिस इज योर होमवर्क। तो अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है, अभी हम उससे आपसे देखें कि आपने कितना समझा है।